28 जुलाई को ये खबर आलमी मीडिया की जीनत बनी कि चीन से ताल्लुक़ रखने वाली एशिया की अमीर तरीन खातून यांग हुयान अपनी आधी दौलत से हाथ धो बैठी है। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक चीनी प्रॉपर्टी फर्म कंट्री गार्डन की सबसे बड़ी शेयर्स होल्डर यांग हुयान की मजमूई दौलत गुज़िश्ता साल 23 अरब 70 करोड़ डॉलर थी, जो प्रॉपर्टी बहरान की वजह से 52% कम होकर 11 अरब 30 करोड़ डॉलर रह गई है और यांग एशिया की अमीर तरीन खातून का एजाज़ खो बैठी हैं। प्रॉपर्टी बहरान कब और क्यों पैदा हुआ और क्या वाकई आलमी मईशत को इससे कोई खतरा है? 1998 में चीनी हुकूमत ने माशी इस्लाहात के तहत तकरीबन 15 वजारतें ख़त्म और सनती शोबे का ढांचा तब्दील करने का फैसला किया ताकि इंतज़ामी मसाइल पर काबू पाकर पैदावारी अमल को तेज़ किया जा सके। इन इस्लाहात के नतीजे में दीगर शोबों के साथ कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी तेज़ी आ गई। मिडिल क्लास से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियों तक हर किसी ने इस शोबे में सरमायाकारी की। चीनी हुकूमत ने बैंकों पर जोर दिया कि वो प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए कर्जों तक रसाई आसान बनाए, जिसके बाद बड़े डेवलपर्स और आम आवाम ने भी बैंकों से कर्जे लेकर हाउसिंग सेक्टर में पैसा लगा दिया। ताहम ज्यादातर डेवलपर्स ने प्री सेल्स का तरीका अपनाया और खरीदारों से रहन यानी मॉर्टगेज की मद में ऐसे मकानात या जायदादों का पैसा भी वसूल करना शुरू कर दिया जो अभी तामीर की जानी थी। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तकरीबन 22.5 करोड़ स्क्वायर मीटर रकबे के बराबर ऐसे ही घर फरोख्त किए गए जो सिर्फ कागजों पर मौजूद थे और जमीन पर इनका नामो निशान तक न था। ये दरअसल वही तरीका है जो पाकिस्तान में कई बड़ी और मारूफ हाउसिंग सोसाइटियों ने अपना रखा है कि वो प्लॉटों की फाइलें फरोख्त कर देते हैं जबकि सोसाइटी के लिए जमीन भी नहीं खरीदी होती। यूं कुछ ही सालों में चीन में प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान को छूने लगीं क्योंकि हर कोई रियल एस्टेट में पैसा लगा रहा था। इसी तरह बैंकों की जानिब से प्रॉपर्टी सेक्टर के लिए खजाने के मुंह खोल दिए गए, जिसका नतीजा ये निकला कि चीनी बैंकों ने मजमूई कर्जों के 20% कर्जे रियल एस्टेट से वाबस्ता कंपनियों और अफराद को जारी कर दिए। ताहम रियल एस्टेट की बढ़ती कीमतों और बेतहाशा कर्जों की वजह से चीनी हुकूमत ने 2020 में प्रॉपर्टी सेक्टर के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ने बैंकों को हुक्म दिया कि वो डेवलपर्स को एक खास हद से ज्यादा कर्जे न दें और पुराने कर्जों की वापसी के लिए इकदाम करें। कर्ज वापसी के मुतालबे और नई फाइनेंसिंग पर पाबंदी से कई बड़े डेवलपर्स के लिए मुश्किलात पैदा हो गईं, जिससे एवरग्रैंड और सनाक जैसी बड़ी प्रॉपर्टी कंपनियां दिवालिये के दहाने पर पहुंच गईं। एवरग्रैंड के जिम्मे 300 अरब डॉलर के वाजिबात थे, जिससे कंपनी ने जुलाई 2022 तक मौखर करवा लिया था, ताहम फिर भी अदायगी नहीं हो सकी। सरकारी क्रैकडाउन के साथ साथ प्रॉपर्टी सेक्टर कोरोना वबा और माशी गैर यकीनी से भी शदीद मुतासर हुआ, जिससे खरीदारों और सरमायाकारों का एतमाद उठने लगा और इसने बाकायदा बहरानी शक्ल इख्तियार कर ली। सितंबर 2021 में एवरग्रैंड दिवालिया हुआ तो इसके प्रोजेक्ट्स में सरमाया लगाने वालों ने एहतजाज शुरू कर दिया। रवां साल जून में इस एहतजाज ने नई सूरत इख्तियार कर ली और वो थी मॉर्टगेज बाइकॉट। मुल्क भर में रियल एस्टेट के खरीदारों ने मकानात और दीगर अमारात की तामीर और डेवलपर्स की जानिब से प्रॉपर्टी यूनिट्स की फराहमी में तखीर के रद्द अमल में तकमील से कबल फरोख्त करदा घरों के लिए रहन की अदायगी रोकना शुरू कर दी। एक माह के अंदर ये बाइकॉट 70 से ज्यादा शहरों तक वसी हो गया। पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के अदादो शुमार के मुताबिक मार्च 2022 के इख्तिताम तक प्रॉपर्टी सेक्टर से 39 खरब युआन मॉर्टगेज की मद में जबकि 13 अरब युआन दीगर कर्जों की मद में वाजिबुल अदा थे, जिनका ताल्लुक रियल एस्टेट से ही है। इस बारे में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स के हवाले से बताया गया है कि मॉर्टगेज बाइकआउट की वजह से बैंकों को 2 खरब 40 अरब युआन यानी 356 अरब डॉलर नुकसान उठाना पड़ सकता है, जिसका मतलब है कि प्रॉपर्टी सेक्टर की जानिब से लिए गए 6.4% कर्जे बैंकों को वापस मिलने की तवक्का नहीं, जबकि डॉयचे बैंक ने खदशा जाहिर किया है कि 7% कर्जों की वापसी खतरे में है। प्रॉपर्टी सेक्टर को चीन में माशी इस्तेहकाम की बुनियाद कहा जाता है क्योंकि ये चीन के जीडीपी के तकरीबन 20% के बराबर है और 1998 के बाद इस सेक्टर में सबसे ज्यादा सरमायाकारी हुई। ताहम जून 2022 तक प्रॉपर्टी सेक्टर में सरमायाकारी में 9.4% कमी आ चुकी थी। स्टैंडर्ड एंड पुअर के मुताबिक बहरान और मॉर्टगेज बाइकआउट की वजह से रवां साल चीन में घरों की फरोख्त में 33% कमी आ सकती है, जिसकी वजह से खदशा है कि मजीद कई प्रॉपर्टी डेवलपर्स दिवालिया हो जाएंगे, जबकि गुज़श्ता एक साल के दौरान चोटी की 100 प्रॉपर्टी कंपनियों में से 28 बड़ी कंपनियां या तो बॉन्ड्स में डिफॉल्ट कर चुकी हैं या फिर बैंकों और मालियाती इदारों के साथ बातचीत करके कर्ज अदायगी कुछ मुद्दत के लिए मौखर करवा चुकी हैं। खरीदारों की जानिब से मॉर्टगेज बाइकआउट की वजह से भारी कर्जों के बोझ तले दबे डेवलपर्स पर दबाव मजीद बढ़ चुका है। इस बाइकआउट ने एक जानिब तो ऐसे खदशात को जन्म दिया है कि अगर रियल एस्टेट बहरान ने पूरी चीनी मैशत को लपेट में ले लिया तो क्या होगा। दूसरी जानिब दुनिया भर के माशी माहिरीन के कान खड़े हो गए हैं कि कहीं आलमी मैशत भी इस बहरान की जद पर ना आ जाए,
کیونکہ چین دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے جو عالمی تجارت اور معیشت پر گہرے اثرات رکھتا ہے۔ چونکہ چین کے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کے ذمہ اربوں ڈالر کے قرضے واجب الادا ہیں، جبکہ ڈیولپرز اپنے پروجیکٹس جاری رکھنے کے لیے مزید قرضوں کے حصول کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چین کا مالیاتی نظام براہ راست متاثر ہو رہا ہے، جس کا خدشہ 2 ماہ قبل امریکی فیڈرل ریزرو نے بھی ظاہر کیا تھا۔ اسی لیے معاشی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر چین کے فائنینشیل سسٹم پر زد پڑی تو اس کے اثرات چین سے باہر بھی محسوس کیے جائیں گے۔ فچ ریٹنگز نے بھی خبردار کیا ہے کہ اگر ریئل اسٹیٹ کرائسس مزید بڑھا اور مزید پراپرٹی فرمز دیوالیہ ہو گئیں تو اس بحران کے معاشی اور سماجی اثرات کہیں زیادہ وسیع ہوں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چینی حکومت پراپرٹی سیکٹر کو بچانے کے لیے بیل آؤٹ پیکج یا ریسکیو فنڈ کا اعلان کرے۔ اس سے ظاہر ہوگا کہ حکومت کو بحران کی شدت کا اندازہ ہے اور وہ اسے حل کرنا چاہتی ہے۔ لیکن اس بحران میں سب سے زیادہ متاثرہ فریق وہ بینک ہیں جن کے اربوں ڈالر قرضوں کی مد میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اگر وہ پروجیکٹس کی تکمیل کے لیے ڈیولپرز کی مدد نہیں کرتے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے پرانے قرضے بھی واپس نہ ملیں، لیکن اگر وہ حکومتی ماں پر نئے قرضے دیتے ہیں تو کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ تاخیر کا شکار پروجیکٹس کب تک مکمل ہوں۔ تاہم پیپلز بینک آف چائنا نے یقین دہانی کروائی ہے کہ زیر تکمیل پروجیکٹس مکمل کروا کر خریداروں کو دیے جائیں گے اور بینکوں کو بھی ان کے قرضے واپس دلوائے جائیں گے۔